लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम में आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं सौरभ मिश्रा। ठीक है, तो अनअकैडमी जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, मैं सौरभ मिश्रा आप लोगों के लिए करंट की क्लासेस और ज्योग्राफी की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। करंट की जो क्लासेस चलती हैं वो अपनी यूट्यूब के ऊपर चलती हैं और ऐप के ऊपर जो क्लासेस चल रही हैं वो ज्योग्राफी की चल रही हैं। ठीक है, मैं 6 साल से इस फील्ड में हूँ। इन 6 सालों मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से बच्चों को पढ़ाया है। प्रेजेंट टाइम में अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं ज्योग्राफी और करंट अफेयर की क्लासेस ले रहा हूँ। ठीक है, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जो यूपीएसआई का बैच आप लोगों के लिए लाया गया है, इसमें बहुत ही हमारी एक्सपीरियंस टीम, बहुत ही हमारी पुरानी टीम आप लोगों के लिए लगाई गई है, जिसमें नूर आलम, सुशांत पांडे, वैभव कुलश्रेष्ठ, मैं खुद सौरभ मिश्रा और पुलकित मिश्रा, अंजलि मैडम आप लोगों के लिए आए हैं। टाइमिंग जो है उनकी नाम के आगे दी हुई है और सब्जेक्ट लिखा हुआ है। सेम टाइम पर जा कर के उनसे जो भी आपकी क्वेश्चन से रिलेटेड, जो भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हों, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और जो यूपीएसआई का तो बैच चल ही रहा है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, इसी के साथ साथ यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी की भी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है कि इनमें आप लोगों को मिलेंगे टॉप एजुकेटर्स। ठीक है, जब आप इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे अनअकैडमी पर, तो वहां पर आप लोग देखेंगे टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को मिलेंगे। अलॉट ऑफ नंबर्स ऑफ टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे आप लोगों को। अगर किसी आप प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आप लोगों को सीमित फैकल्टी ही मिलती है, बट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जब आप जुड़ते हैं तो नंबर्स ऑफ टॉप एजुकेटर्स आपको मिलते हैं, जिनके एक्सपीरियंस को लेकर के आप अपनी सक्सेस को 200% तक बढ़ा सकते हैं। जो वीकली मॉक जो कोर्सेज होते हैं उनमें आप लोग समय रहते ही एनरोल हो, जैसे कि बच्चे जो भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ वो जुड़ चुके हैं, और भी जो को जुड़ना हो यूपीएसआई से वो जुड़ सकते हैं। क्योंकि जब एग्ज़ाम की डेट आती है तो फॉर्म निकलने और एग्ज़ाम की डेट होने में 3 से 4 महीने का ही अंतर होता है। इन 3-4 से महीनों के बीच प्रॉपर तैयारी अच्छे ढंग से नहीं हो पाती है। इसके लिए हम लोग क्या करना है, सस्टेनेबल स्टडी की तरफ फ़ोकस करना है, सतत हम लोगों को अध्ययन की ओर ध्यान देना है और एक तैयारी की तरफ जुट जाना है। ठीक है? तो यहाँ बात हो रही है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर कोर्सेज में आप लोग समय रहते ही इनरोल हो जाएं, जिससे आप लोगों को फायदा मिलेगा। एग्जाम हॉल में भीड़ का हिस्सा ना बनते हुए हम लोगों को समय रहते ही हम लोगों को तैयारी शुरू कर देनी है। जो वीकली मॉक टेस्ट होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस में। वीकली मॉक टेस्ट के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, किस तरीके की आपकी प्रिपरेशन की ज़रूरत है और एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए किस तरह की आप लोगों को प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में किस तरीके की आपकी प्रिपरेशन है, ये सारी चीज़ें पता लगेंगी आप लोग को वीकली मॉक टेस्ट के द्वारा, जो कि अनअकैडमी के द्वारा कराया जाता है। ये वीकली मॉक टेस्ट आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के ऊपर और अपकमिंग एग्जाम में जो भी ज़रूरी क्वेश्चन आने वाले हों उनके ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो वीकली मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस में। सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस जो होता है वो अनअकैडमी का काफ़ी जॉब ओरिएंटेड सिलेबस होता है। अकॉर्डिंग टू आपका जॉब बनाया जाता है कि कैसे आप लोगों को एम अचीव करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि आज के समय में मार्केट में इतने कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, इतनी ढेर सारे पब्लिकेशन लॉन्च हो चुके हैं कि बच्चा उनमें कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो इसी के लिए अनअकैडमी ने जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज बनाया है, इसमें आप लोग आ सकते हैं, जो कि हमारी एजुकेटर्स की टीम और हमारी जो कंटेंट टीम है उनके द्वारा ये आप लोगों के लिए बनाया गया है। अब बात होती है कैसे हम लोग अनअकैडमी का पार्ट हो सकते हैं, तो ये तो वीडियो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन अनअकैडमी पर कैसे आ सकते हैं, प्रॉपर अनअकैडमी के साथ हम कैसे जुड़ सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ज्वाइन करना होगा यूट्यूब। सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद जो है आप लोगों को कोर्स परचेज करना होगा। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी है। ठीक है, अगर आप कुछ समय पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप 12 मंथ का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं, बट अगर आपने अभी अभी तैयारी शुरू की है तो ये आपको 24 मंथ का ही कोर्स परचेज करना चाहिए। 3 मंथ या 6 मंथ का कोर्स जो है वो आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली नहीं होने वाला है, क्योंकि 3 महीने और 6 महीने तो इसी में बीत जाएंगे कि किस तरीके की आपकी प्रिपरेशन
कैसे होनी चाहिए, कैसे आपका आयोग क्वेश्चन सेट करता है, कैसे आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर आते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को सेट करने में ही बीत जाएगी। तो इसलिए आप लोगों को फिर से कोर्स परचेज़ करना पड़ेगा। तो इकट्ठे 24 मंथ का कोर्स परचेज़ करिए। किसी भी कोर्स को खरीदने से पहले मेरा रेफरल कोड यूज़ कर लीजिए सौरभ20, जिससे आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल सके, ठीक है? और लगभग ये कोर्स जो आपको पड़ता है 8,190 रुपए का ये कोर्स पड़ेगा आपको, ठीक है? 8,190 रुपए का जो कोर्स पड़ेगा, ये लगभग 340 रुपए पर मंथ और 11 से 12 रुपए पर डे के हिसाब से ये कोर्स पड़ने वाला है। तो देर ना करें, अनअकैडमी प्लेटफ़ॉर्म पर बहुत ही संभावनाएँ आप लोगों के लिए हैं, अपार संभावनाएँ हैं अनअकैडमी प्लेटफ़ॉर्म पर। तो आइए जुड़िए इस प्लेटफ़ॉर्म से। चलिए क्वेश्चन आंसर यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, कई बार पूछा गया, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई है? 1972, 73, 1968 या 1984? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। बाघ परियोजना की बात हो रही है, भारत में कब शुरू की गई है? तो बाघ परियोजना भारत में 7 अप्रैल 1973 को शुरू की गई। इसके अंदर 9 बाघ अभयारण्य बनाए गए हैं। ठीक है, बाघ संरक्षित क्षेत्र है। इसके अंदर जो है बाघों को संरक्षित किया गया है। अभी तक प्रेजेंट टाइम में 2020 तक 50 जो है अभयारण्य की चिन्हित किया जा चुका है भारत में। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? जल तंत्र, घास का मैदान, वर्षा भूमि या फसल भूमि? कौन सा मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? 4 चीज आप लोगों के सामने है। मानव जनित मतलब जो मानव के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा बना हो। अच्छा बताइए, क्या जल तंत्र मानव के द्वारा बनाया जा सकता है? या घास मानव के द्वारा बनाई जा सकती है? वर्षा मानव के द्वारा हो सकती है, लेकिन फसल की भूमि मानव के द्वारा तैयार की जा सकती है। तो जल तंत्र का मैदान और फसल वन प्राकृतिक के उदाहरण है जल तंत्र, जबकि मानव फसली जो है मानव जनित का उदाहरण होता है। ठीक है, भारत का प्रथम नेशनल डिफेंस सेंटर फॉर मरीन डायवर्सिटी किस शहर में आयोजित किया गया है? भावनगर, जामनगर, मुंबई या पुडुचेरी? भारत का प्रथम डिफेंस सेंटर फॉर मरीन डायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो ये आपका गुजरात के जामनगर में है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन डायवर्सिटी। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है समुद्र तटीय क्षेत्रों में जैव विविधता को सुरक्षित करना है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्रों की भागीदारी से गठित होने वाला भारत का पहला अनुसंधान संस्थान है। दचिगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कस्तूरी मृग और गोल्डन ओरियोल, येलो थ्रोटेड मर्टन या हगुल या कश्मीरी स्टैग? दोनों एक ही चीज है, हंगुल या कश्मीरी स्टैग। किसके लिए दचिगाम है? देखिए दचिगाम मैं बता दूं जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ऑप्शन मैं दे चुका हूं आप लोगों के लिए, सही आंसर करना है आप लोगों को। देखिए दीपावली और भैया दूज तमाम त्योहार पड़ रहे हैं इस आपके मंथ में, इसलिए रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों के लिए चलाई जा रही है। ये 18 तारीख से प्रॉपर अपनी क्लास शुरू हो जाएगी फिर से टाइम टू टाइम। ठीक है, तो दचिगाम जो है अंगुलहास ये कश्मीरी स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पर गैंडे की फोटो लग गई है, जो कि नहीं लगनी चाहिए थी, मुझसे गलती से लग गया है। तो आप लोग अंगुलहास के बारे में जाने, जो कि जम्मू कश्मीर में है। दचिगाम की स्थापना 1981 को की गई थी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 मई, 23 जून या 16 अप्रैल? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता 22 मई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया गया है जैव संबंधी जागरूकताओं को फैलाने के लिए 22 मई को। सूर्य के प्रकाश से परावैंगनिक किरणें की अभिक्रिया निम्न इसमें से क्या पैदा करती हैं? परावैंगनिक किरणों के द्वारा क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन या फ्लोराइड? क्या निकलता है सूर्य के प्रकाश से परावैंगनिक किरणों के द्वारा? आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जल्दी यहाँ दिमाग ही नहीं जाता है बच्चों का। ठीक है, ओजोन परत की उपस्थिति होती है। समताप मंडल में ओजोन का निर्माण जो होता है वो परावैंगनिक किरणों के द्वारा ही होता है। संपूर्ण क्रिया 2 चक्रों में उपस्थित होती है। पहला जो है वो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित उच्च ऊर्जा और किरणें जो है ऑक्सीजन अणु पर प्रहार करके 2 परमाणुओं में तोड़ती हैं। दूसरे चक्र में
ऑक्सीजन परमाणु जो है इस क्रिया करके ओजोन का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बांदीपुर कर्नाटक, असम में है मानस, पेरियार केरल, सिमलीपाल मध्य प्रदेश। देखिए, पेरियार से संबंधित जो भी चीजें हैं वो आपकी केरल में मानी जाती है। ठीक है, जबकि पेरियार जो आपके आंध्र प्रदेश के थे, पेरियार जो भी चीजें पाई जाएंगी वो आपकी केरल में है। तो आइए देखते हैं, सिमलीपाल की स्थापना 1980 में उड़ीसा के मयूरभंज में स्थित है। बांदी की जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, टाइगर प्रोजेक्ट के तहत इसको स्थापित किया गया है। मानस असम में है। ठीक है, चलिए, मेथेन गैस निम्नलिखित में से किससे उत्सर्जित होती है? किस से उत्सर्जित होती है? धान के खेतों से, केवल दीमक की बाबियों से, या केवल धान के खेतों से, या दोनों में से? मेथेन गैस आपकी धान के खेत, कोयले की खदान और घरेलू वातावरण, पशु जैसे जब जो घरों में जो भैंस गाय जब चुगाली करती हैं, च्यूइंग करती हैं, तो उनके मुंह से भी मेथेन गैस निकलती है। ठीक है, जबकि आर्द्र भूमि दीमक, हाइड्रेट मीथेन उत्सर्जक के प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फ्लाई ऐश? द्वितीयक प्रदूषक, देखिए, प्राथमिक और प्रदूषक और द्वितीय प्रदूषक में अंतर होता है। आइए देखते हैं, वे वायु प्रदूषक जो स्रोत सीधे वायु में मिलते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक, अभी तक आपने प्रदूषक को पढ़ा था। यहाँ प्रदूषक को आप दो डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी प्रदूषक कौन कौन से होते हैं? जो वायु में सीधे प्रदूषक वायु में घुलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसे प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषकों तथा अन्य वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, द्वितीय प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे स्मॉग। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब शुरू की गई? 2000 में, 2008 में, 2012 में या 2015 में? तो राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में शुरू की गई थी, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के उससे। इस कार्य का उद्देश्य, जारी करने का उद्देश्य जो जलवायु परिवर्तन के बढ़ते दुष्प्रभाव को कम करना है। गौरतलब है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बड़े कृषि सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के साथ ही समुद्र जल स्तर बढ़ गया है, प्राकृतिक आपदाएं वगैरह भी शुरू हो गई हैं और जीवों के लुप्त होने की भी घटनाएं शुरू हो गई हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कटिबंध सर्वाधिक मात्रा में सूर्य तप प्राप्त करेगा? उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, शीत कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध? ठीक है, सूर्य की किरणें 0 डिग्री देशांतर पर सबसे ज्यादा होती हैं, जिसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। ठीक है, उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं। ये 10 डिग्री, 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों पर इनकी उपस्थिति होती है। 0 डिग्री देशांतर जो है, तो यहाँ पे सूर्य की किरणें लगभग लंबवत पड़ती हैं और यहाँ तापमान हमेशा जो है वो बराबर बना रहता है। ठीक है, चले, कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य के भाग को क्या कहते हैं? शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध या शीत कटिबंध? कर्क तथा मकर के जो भाग होता है उन्हें कहते हैं उष्ण कटिबंध। यहाँ सूर्य तथा की किरणें जो है वर्ष भर लगभग सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ अत्यधिक गर्मी होती है। सर्वाधिक एल्बिडो कहाँ होता है? सर्वाधिक एल्बिडो आप सभी लोग जानते हैं, जो सूर्य से जो हमें किरणें प्राप्त होती हैं वो लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होती हैं, जबकि जो पृथ्वी से जो परावर्तित किरणें होती हैं ये दीर्घ तरंगों के रूप में सूर्य को वापस जाती हैं। तो हिमाच्छादित धरातल से कहाँ सर्वाधिक होगा? रेत से, घास या शुष्क धरातल से। देखिए, आप लोगों को पता होगा जो सफेद रंग होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, तो हिमाच्छादित धरातल से सर्वाधिक एल्बिडो होगा। पृथ्वी का औसत एल्बिडो यहाँ देखिए कितना है, 35 माना गया है। तो धरातलीय में ऊष्मा संचार का एकमात्र साधन कौन सा है? चालन, अववहन, संवहन या विकिरण? तो धरातलीय में ऊष्मा का एकमात्र जो है वो आपका चालन है। इसके अंतर्गत एक अणु स्पर्श द्वारा दूसरे अणु को ऊष्मा प्रदान करते हैं। ठीक है, जब हीट पड़ती है, सूर्य की हीट पड़ती है तो अणु सूख करके हल्के हो जाते हैं और दूसरे जहां पर जाते हैं तो वहां पर गर्मी पैदा करते हैं। ठीक है, सामान्य ताप दर में ऊंचाई के साथ तापक्रम में होने वाली दर है 65 डिग्री सेल्सियस में 1000 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस में 1000,
या 4.6 डिग्री प्रति सेकंड में, या 100 मीटर, या 5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर पर। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। चलिए, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। यहाँ पर ऊपर जाने पे तापमान में गिरावट होती है, ठीक है। प्रति 1000 मीटर में 65 में 65 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है, ठीक है। तो तापमान की इसको तापमान में स्थिरता होती है। समताप मंडल में जो है तापमान जो है वह स्थिर होता है, ठीक है, जबकि क्षोभ मंडल में यह बढ़ता रहता है। समताप मंडल इसीलिए नाम से इसको क्लियर किया जाता है, समताप मंडल। और क्षोभ मंडल को आप लोग विक्षोभ से जान सकते हैं। यहाँ तमाम तरह की जो घटनाएं होती हैं, जैसे बादल बनना, आंधी तूफान, ये सारी घटनाएं जो होती है वो आपकी क्षोभ मंडल में होती है। इसीलिए कहा जाता है, एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायु चालक वायुयान उड़ाना कहाँ पसंद करता है, तो समताप मंडल में, ठीक है। चलिए, सूर्य द्वारा विकिरित ऊष्मा पृथ्वी के किस रूप में प्राप्त होती है? अभी बात हो रही थी, जो सूर्य से जो तरंगें प्राप्त होती हैं वो लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होती है, जबकि एल्बिडो जो कि सूर्य को किरणें परावर्तित होती हैं वो दीर्घ तरंगों के रूप में परावर्तित होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समानतः पृथ्वी को ऊपर में ताप घटोतरी होती है, क्योंकि सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती, धीरे धीरे तापमान घटता जाता है, क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है, ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। केवल 1, 2 और 3। आइए देखते हैं इसका आंसर। तो सूर्य विश्व में सूर्य का तापमान जो है वितरण को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक हैं, ठीक है। सूर्य के अवशोषण के कारण धरातल गर्म होता है और इसके संपर्क में आने वाली वायु भी गर्म हो जाती है, इसलिए ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता है और ऊपरी वायुमंडल में वायु अत्यधिक विरल और अभाव का अनुभव होता है। सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरणों का अवशोषण किस परत के द्वारा किया जाता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल, ठीक है। तो द्वितीय स्थान पर पाए जाने समताप मंडल की दो खास बातें हैं। इसमें या तो मौसमी घटनाएं ना के बराबर होती है, दूसरे या यहाँ ओजोन परत का अवशोषण पाया जाता है, ठीक है। और यहीं पर आप लोगों की जो सूर्य की किरणें होती हैं वो अवशोषित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के अत्यधिक समीप है? तो इससे पहले ही क्लास में बात हो चुकी है इसके बारे में। ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, सूर्य या लोकतक। देखिए मैं बता दूं, सूर्य भी एक तरीके का तारा है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम के जो है नाभिकीय संलयन के द्वारा अपार ऊर्जा अवमुक्त करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सूर्य, जो कि सबसे करीब का तारा है। हाइड्रोजन और हीलियम के द्वारा इसमें परिवर्तित होता है। सूर्य की अनुमानित आयु जो मानी गई है वो 10 अरब वर्ष मानी गई है। सूर्य ग्रहण कितने प्रकार का होता है? सूर्य ग्रहण से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कितने प्रकार का होता है? सूर्य ग्रहण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। आंशिक सूर्य ग्रहण, वलयाकार सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण, ठीक है। 3 तरीके के ये सूर्य ग्रहण आपके पाए जाते हैं, जो कि सूर्य को ढकने के क्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को ये देख रहे थे, रिकॉर्डेड वीडियो चल रही थी आप लोगों के लिए। 18 तारीख के बाद से आप लोगों की प्रॉपर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, 10 से 11 बजे तक पहले करंट क्लासेस, फिर उसके बाद जो समय बचेगा उसमें अन्य सब्जेक्ट की बात होगी। तो चलिए, अच्छा एक चीज़ और, अगर आप लोगों को कोई कोर्स वगैरह परचेज करना हो तो मेरा रेफरल कोड आप यूज़ कर सकते हैं, सौरभ20। और आप लोग कोर्स जरूर परचेज कर लें, क्योंकि ये वीडियो तो आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, प्लस उसके साथ ही साथ ऐप के ऊपर आप लोग वीडियो तब देख पाएंगे बढ़िया से जब आप लोग कोर्स वगैरह परचेज कर लेंगे, प्लस टीचर्स को देख सकते हैं, प्लस वीडियोस देख सकते हैं, वीकली मॉक टेस्ट दे देंगे। लेकिन तब जब आप लोग जुड़ेंगे अनअकैडमी के साथ पूरी शिद्दत के साथ, कोर्स वगैरह परचेज करके। बहुत महंगा कोर्स नहीं होगा, 11 से 12 रुपए पर डे का ये कोर्स पढ़ने वाला है आप लोगों को। 8,190 रुपए का है, 340 रुपए पर मंथ पड़ता है। तो 340 रुपए पर मंथ में घर बैठे आप लोग कितनी फैसिलिटी पा रहे हो। तो जल्द से जल्द देर न करें, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं। चलिए, ओके, थैंक यू बच्चों।